अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने जो है चैप्टर 4 स्टार्ट किया था और एंगल मॉड्यूलेशन हमने पढ़ना शुरू की थी। और मैंने आपको बताया था कि मॉड्यूलेशन में एक्चुअली हम क्या करते हैं। हमारे पास एक कैरियर सिग्नल होता है और एक मैसेज सिग्नल होता है। तो हम कैरियर सिग्नल की कोई एट्रीब्यूट विद रिस्पेक्ट टू द मॉड्यूलेशन सिग्नल चेंज करते हैं, और जो एट्रीब्यूट हम चेंज करते हैं उसी के नाम पर हमारा मॉड्यूलेशन होती है। फॉर एग्जांपल, चैप्टर 3 में हमने एम्पलीट्यूड को चेंज किया था मैसेज सिग्नल के हिसाब से, तो वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो गई। अगर हम फेस को चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल, तो वो फेस मॉड्यूलेशन हो जाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल, तो वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो जाएगी। फिर हमने इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट देखा था कि इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी वैसे तो कोई चीज़ नहीं होती, वो कंसेप्ट ही गलत है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट है एक टाइम ड्यूरेशन के साथ। तो अगर आप किसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आपको कुछ टाइम ड्यूरेशन तक उसे सिग्नल को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, जिसमें कम से कम एक साइकिल तो आ जाए ना उस फ्रीक्वेंसी का। तो इसलिए किसी एक इंस्टेंस पर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना मुमकिन नहीं है। लेकिन वो थ्योरेटिकली हमने ना एक कंसेप्ट डेवलप कर लिया था कि अगर एक ड्यूरेशन की बेस पर हमने फ्रीक्वेंसी डिवाइड कर ली, फार्मूलेट कर ली थी, और फिर हमने कहा अगर हम ये डेल्टा टी जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम करते करते इतनी ले जाएं कि ज़ीरो हो जाए, तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो जस्ट एक थ्योरेटिकल चीज़ है, वो एक्चुअली मुमकिन नहीं है। लेकिन बहरहाल हमने वो उसका एक्सप्रेशन निकाल दिया था कि इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 बाई डेरिवेटिव ऑफ द फेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये जब लिमिट लगाएंगे
तो वो ये जो डिफरेंस है ये डेरिवेटिव बन जाएगा। फिर आगे दूसरे कंसेप्ट्स लगाकर हमने जो, चूंकि ये डेरिवेटिव है तो इसका इंटीग्रल लेंगे तो फिर जो है ना हमारे पास फेज आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल लेने से फेज आ जाएगा, फेज का डेरिवेटिव लेने से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ये तो सिंपल कैलकुलस का कंसेप्ट है, हमें याद है ये। तो फिर मैंने एक एक्सप्रेशन इंस्टेंटेनियस फेज का निकाला और एक एक्सप्रेशन इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी का निकाला, और फिर मॉड्यूलेशन करके, तो मॉड्यूलेटिंग जो है ना मॉड्यूलेटेड सिग्नल एस ऑफ टी लिख दिया ऐसे। देखें इस तरह मेरे पास ये है ए सी कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ये मेरे पास था सिग्नल कौन सा, कैरियर सिग्नल। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कैरियर सिग्नल था सी ऑफ टी इज इक्वल टू प्लस फाई, ठीक है। इट्स अ टोन, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी का साइनोसॉइड है। लेकिन इसमें ये जो है ना ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी बेस्ड पोर्शन है फेज का, और ये जो स्टार्टिंग फेज है हमारा। लेकिन इस टोटल से मेरे पास आता तो एंगल ही है ना, कॉज ऑफ एंगल ही निकालते हैं ना हम। यस। तो अगर मैंने यहाँ इंस्टेंटेनियस एंगल का एक्सप्रेशन डाल दिया, जैसे कि ये 2 पाई एफ सी टी प्लस के पी एम टी, तो अब ये जो फेस चेंज है, ये वाली चीज, ये किसके हिसाब से चेंज हो रही है, ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस, अब फेस की जगह मैंने क्या लिख दिया, ये एम ऑफ टी क्या, मैसेज सिग्नल। अगर मेरा ये फेज विद रिस्पेक्ट टू द मैसेज सिग्नल चेंज हो रहा है, तो मेरे पास ये जो मॉड्यूलेशन आएगी ये कौन सी होगी, फेज मॉड्यूलेशन, ठीक है। और ये मेरा इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया कि क्या है इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी, एक्चुअली तो मेरे पास कैरियर फ्रीक्वेंसी है, और उसमें जो चेंज है वो है विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल। तो जो भी चेंज आएगी उससे जो फ्रीक्वेंसी मेरे आगे पीछे शिफ्ट होगी, दैट इज माय इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी। अब इसकी मदद से इसको सर इंटीग्रेट कर, हाँ जी। सर ये जो के एफ एम टी है, ये चेंज इन फ्रीक्वेंसी है, जो चेंज हो गई वो है? ये चेंज इन फेज है। ठीक। अच्छा आज है 17, अच्छा आप जो है ना ये मैं आपको फिर बता देता हूँ कि हमारा जो अब जो ब्रेकअप है मार्क्स का वो ये है। कम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम 15% थी, क्विज यस और सर। असाइनमेंट 15%, और वो जो मिड था ना हमारा, जो मिड था हमारा जो कि 20% का था, उसको रिप्लेस कर लिया है क्लास पार्टिसिपेशन में। बाकी फाइनल जो है वो 50% का है, ठीक है। और ये जो क्लास पार्टिसिपेशन है ना, इसमें आपके हैं 1/3 जस्ट अटेंडेंस के। ये जो मसलन आज 5 बंदे आए हुए हैं ना, तो आज की अटेंडेंस में ये 5 बंदों के मार्क्स लग जाएंगे, और जो नहीं आए हुए हैं वो उनके 0 हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जब, और ये जो 1/3 मार्क्स आपके हैं पूरी क्लास पार्टिसिपेशन के, ये हैं आपके वैलिड क्वेश्चन पूछने के, जो कि अभी मुश्तबा ने पूछा है, तो उसका एक नंबर नोट हो गया, ठीक है। और 1/3 ऑफ दीज 20 मार्क्स वो क्या होंगे, वो मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो उसका वैलिड आंसर करने के, ठीक है। तो अगर कोई बंदा आया ही नहीं है तो फिर उसको ये नंबर भी नहीं मिल रहा है ना, ठीक है। सो अटेंडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कुछ भी नहीं करते ना, अगर चुप करके बैठे भी रहते हैं ना, तो भी 1/3 मार्क्स तो आपको मिल रहे हैं ना। इसलिए यस। अटेंडेंस अज हद जरूरी है, पूरे के पूरे यहाँ पर मौजूद होने चाहिए लोग, ठीक है। और ये क्लास पार्टिसिपेशन, ये ना एक्चुअली दिस इज इंस्ट्रक्टेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ यूएमटी, ठीक है। और उन्होंने तो ये 40% तक कही हुई है,
तो मैं 20% रख रहा हूँ क्योंकि जाहिर है हमारे पास और भी इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद है। ये डिक्टेटेड बाय पीईसी है, ठीक है। तो इनफैक्ट दिस इज़ वेरी इजी, जो है ना चीज़ें, नंबर जो कि बहुत इजीली आप हासिल कर सकते हैं जस्ट बाय अटेंडिंग द क्लास। और एक और बात भी है कि ज़रूरी नहीं है कि ये कोई 20 नंबर नहीं है जो हर लेक्चर में अगर आपने हासिल किए तो ही मिलेंगे। ये नॉर्मलाइज करके आपको मिलेंगे। यानी इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है अली सुहेल, अगर उसने, मैंने फॉर एग्जांपल जो भी सवाल पूछे थे उसमें से सबसे ज़्यादा नंबर से अली सुहेल के आए हैं, फॉर एग्जांपल वो 7 थे, तो एक्चुअली these 7 will be mapped into 20 marks। तो एक्चुअली अगर उसने 7 भी लिए ना तो उसको 20 मार्क्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन उसकी थी, ठीक है। तो वैसे मैं एग्जैक्टली 20 पर मैप नहीं करूंगा, मैं 1-2 नंबर इसमें कम कर दूंगा क्योंकि वो थोड़ा सा जो है ना एग्जैक्ट तो कोई चीज़ नहीं होती ना, ठीक है। लेकिन एनी हाउ मैक्सिमम मार्क्स उसे मिलेंगे विच विल बी ऑलमोस्ट 20, ठीक है। सो बी प्रेजेंट इन द क्लास एंड बी अटेंटिव इन द क्लास। मेरे ख्याल में मैंने काफ़ी तफसील से और वजाहत से बता दिया है कि क्लास पार्टिसिपेशन क्या चीज़ है। कोई क्वेश्चन तो यस। नहीं है किसी का? नो सर। नो सर। तो सिर्फ इस झिझक से कि मुझे कुछ नहीं आता और मैं सवाल नहीं पूछूंगा, असल में आप अपना नुकसान कर रहे हैं। और डर के मारे अगर आप क्लास से भाग गए हैं तो बहुत शदीद नुकसान कर रहे हैं अपना, ठीक है। और बाय द वे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप, बड़ी मशहूर कहावत है, अगर आपको नहीं आता और आप समझते हैं कि आप सवाल पूछेंगे और लोग आपको बेवकूफ़ समझेंगे, नालायक समझेंगे, तो आप सवाल इस डर से नहीं पूछते। तो क्या होता है कि आप हमेशा के लिए बेवकूफ़ और नालायक रह जाते हैं। जबकि अगर आप सवाल पूछ लें तो सवाल पूछने से पहले तक तो हो सकता है आप नालायक हों या बेवकूफ़ हों, लेकिन सवाल पूछने के बाद जब आपको जवाब मिले हो सकता है आपको समझ आ जाए, तो आप फिर अक्लमंद हो जाएंगे, ठीक है। जी यस सर। सर। यस सर। ओके ओके, थैंक यू। आगे चलें? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। अच्छा, तो हाँ, तो एक्चुअली मैं आपको ये बता रहा था कि एक्चुअली ये जो चीज़ है ना कैरियर, हमारे पास जो कैरियर सिग्नल है ना, इट्स जस्ट अ साइनोसॉइड, और ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है जो हमेशा से आप देखते आ रहे हैं। उसकी कोई एम्पलीट्यूड है, कोई फ्रीक्वेंसी है और कोई फेज है। बट अगर आप देखें और इसको कॉस फंक्शन से रिलेट करें तो कॉस ऑफ थीटा एक चीज़ होती है ना। थीटा क्या है? वो आप 0 to 360 डिग्री कोई भी इधर वैल्यू दें तो आपको कोई आंसर दे देगा, ऐसे ही है ना। जी सर। या रेडियंस में लें तो 0 to 2 पाई कोई भी वैल्यू से दें तो ये आंसर दे देगा आपको। सो एक्चुअली दिस आर्गुमेंट इज द वैल्यू ऑफ फेज या एंगल कह लो, थीटा, ठीक है। तो मैं फ्रीक्वेंसी में तब्दीली करूं या इस फेज में तब्दीली करूं, एक्चुअली तो मुझे रिजल्ट में एक इनकी जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो तो एक एंगल ही आएगा ना, और कॉज ऑफ एनी एंगल वो कोई वैल्यू दे देगा। तो एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूं, मैं चाहे फ्रीक्वेंसी चेंज करूं या ये वाला स्टार्टिंग फेज चेंज करूं, अल्टीमेटली ये पूरा आर्गुमेंट तब्दील हो रहा है विच इज एक्चुअली एंगल, ठीक है। तो जब भी मैं इसको अगर फेज में लेता हूं तो मैं फेज को ना डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूं, लाइक अभी मैंने यहां किया था, ये देखिए इसमें फेज क्या है, ये इसमें फेज क्या है, 2 पाई एफ सी टी प्लस सम फेज है ना, यही है ना। तो ये देखो 2 यस। पाई एफ सी टी प्लस, अब ये वाला जो फिक्स वाला पोर्शन था अब ये मैंने टाइम डिपेंडेंट बना दिया है। इट्स नॉट जस्ट अ फिक्स्ड स्टार्टिंग फेज नाउ, दिस फेज इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे चेंज हो रहा है, एम ऑफ टी के जरिए। एम ऑफ टी माई मैसेज सिग्नल से सम सिग्नल लाइक दिस, और ये जो इसके साथ के पी है ये जस्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एक स्केलिंग फैक्टर है
जो कि इसकी सेंसिटिविटी को कंट्रोल करता है, यानी कि समझ लो कि इसको इसके मैग्नीट्यूड को ज़रा किसी लिमिट में रखता है। ठीक है, इसको मैं 1 भी रख सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन बात यह है कि यहाँ पर जो फेस चेंज हो रहा है एक्चुअली दैट इज अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल। ठीक है, तो अगर डायरेक्टली फेस चेंज हो रहा है तो दिस इज थीटा आई, तो मैं डायरेक्टली मेरे जो है अपना मॉड्यूलेटेड सिग्नल है एसी को, तो उसमें मैंने ये बस ये पूरा उठाकर ये डायरेक्टली यहाँ रख दिया। तो अब देखिए ना, ये एक्चुअली क्या मैंने इधर पुट किया है, इंस्टेंटेनियस एंगल पुट किया है, ये चीज उसकी वैल्यू यहाँ डाल दिया। यानी कॉस में आर्गुमेंट क्या आ रहा है, थीटा आई, बट दिस थीटा आई इज एक्चुअली चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग फेज, तो इसलिए मैं इसे पीएम कहूंगा, फेज मॉड्यूलेटेड। अब यही चीज अगर मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज करना चाह रहा हूं तो मैं इस लिखूंगा व्हाट इज माय फ्रीक्वेंसी, इंस्टेंटेनियस कैरियर फ्रीक्वेंसी प्लस सम डेविएशन फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी, मैसेज सिग्नल के हिसाब से कोई तब्दीली इसमें ले आओ। मगर यहां तो मुझे थीटा ही पास करना है ना, तो मैं फिर इसको इंटीग्रेट करके तो थीटा ले आऊंगा। फ्रीक्वेंसी को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर थीटा ही आ जाएगा। तो एफ सी की वैल्यू क्या थी, एफ सी को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या आएगी, यही बनेगा ना इसको इंटीग्रेट करने से। यस तो सर। एफ सी तो टाइम के साथ नहीं चेंज हो रही, तो एफ सी बाहर आ जाएगी, अंदर इंटीग्रल आ जाएगा डी टी, और के एफ एम, के एफ असल में इधर है ये, और एम टी डी टी रह जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली यही चीज, और 2 पाई से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइडों को, क्योंकि ऊपर वाले एक्सप्रेशन में आपने देखा था कि 2 पाई 1/2 पाई आ रहा था, एफ आई इक्वल टू 1/2 पाई डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मेरे पास यहाँ से क्या आ गया, एफ सी 2 पाई, और इस इंटीग्रल से क्या जवाब आएगा, डी टी का इंटीग्रल से टी आ जाएगा आंसर, और इधर 2 पाई के एफ बाहर आ जाएगा और इसका मैसेज का इंटीग्रल रह जाएगा। तो मेरा ये इंस्टेंटेनियस एंगल बन गया। अब इस इंस्टेंटेनियस एंगल को मैं इसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल में यहां पर डाल दूंगा तो ये एफएम बन जाएगा। देखिए मैंने यही टी इसमें डाल दिया, यही पूरा मैंने थीटा इधर डाल दिया, 2 पाई एफ सी टी प्लस 2 पाई के एफ इंटीग्रल ऑफ एम मैसेज इनटू डी टी, तो ये मेरा एफएम बन गया। ये बात सबको क्लियर हो गई? यस सर। ओके, अच्छा अब मेरे पास नोट करने की बात ये कि जब मैं, ये है मेरे पास पीएम का मॉड्यूलेटेड सिग्नल और ये है मेरे पास एफएम का मॉड्यूलेटेड सिग्नल, दोनों को जरा कंपेयर करो तो सिर्फ यहां पर फर्क है। यहां एक स्केलिंग फैक्टर है केपी के नाम से और मैसेज है, और यहां एक स्केलिंग फैक्टर है 2 पाई के एफ के नाम से, और बाकी इंटीग्रल ऑफ द मैसेज है। यानी एफएम में यानी पीएम में मैसेज डायरेक्टली यूज होता है और एफएम में मैसेज का इंटीग्रल यूज होता है। ये फर्क देख लिया आप लोगों ने? यस सर। बाकी सेम है। ओके, ये हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, और हमने और भी इसकी प्रॉपर्टीज देखी थी, एग्जांपल भी की थी। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी इसकी हमने। और एक चीज हमने नोट की थी कि ये जो एंगल मॉड्यूलेशन है जिसमें फेज मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन दोनों शामिल हैं, ये नॉन लीनियर प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि ये सुपरपोजिशन थ्योरम को फॉलो नहीं करता। फिर जीरो क्रॉसिंग की अहमियत हमने इसमें देखी थी कि सारी इंफॉर्मेशन एक्चुअली जीरो क्रॉसिंग के पैटर्न में शामिल है, और वो हमने फिर नोट किया था कि कैसे हम निकाल सकते हैं एंगल को ऑड मल्टीपल्स ऑफ 2 पाई
π/2 रख के तो हम वो निकाल सकते हैं कि जीरो क्रॉसिंग कहाँ आ रही है। अच्छा, अब हम जो है ना देखेंगे अगला टॉपिक, और अगला टॉपिक क्या है, जब भी हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं ना, तो एक्चुअली हम इंटरेस्टेड होते हैं किस बात में, कि हमने क्या करना है, हमने पॉइंट ए से सिग्नल ट्रांसमिट करना है और पॉइंट बी पर सिग्नल रिसीव करना है, और एग्जैक्टली जो सिग्नल भेजा गया था उसको डीकोड करके हमने सुनना है। सारी कम्युनिकेशन यही है। उस सिलसिले में हमें इस चैनल का बेहतरीन यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें और इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा जो ना कन्वर्सेशंस भेज सकें, ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज भेज सकें जो कि आपस में इंटरफेयर ना करें। ठीक है, अब उसके लिए हमने एएम में जो पढ़ा था कि उसके लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, हम मॉड्यूलेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं। अगर हम सिग्नल को मॉड्यूलेट कर सकें तो हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स में उन्हें भेज सकते हैं। ठीक है, कोई कोई यहाँ भेज दिया, अगला मैसेज जो है ना वो यहाँ भेज दिया, अगला जो है ना यहाँ भेज दिया, और हर मुख्तलिफ शक्लों के जो ट्रांसफॉर्म वो जो मैसेजेस हैं ना वो हम फ्रिक्वेंसी बैंड में मुख्तलिफ जगह पर रखकर भेज सकते हैं। तो यानी हमारा रिसोर्स क्या है, बैंडविड्थ। जितनी बैंडविड्थ मेरे पास ज़्यादा होगी और जितनी मैं कन्वर्सेशन पर यूनिट बैंडविड्थ ज़्यादा भेज सकूंगा, उतना ही मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। यानी अगर मेरे पास फॉर किया 100 हर्ट्ज है बैंडविड्थ और मैं 1 हर्ट्ज में एक कन्वर्सेशन भेज सकता हूँ, यानी कि मैसेज सिग्नल, तो मैं कितने भेज पाऊंगा, 100 क्लाइंट्स को हैंडल कर पाऊंगा। और एक बंदा है जो 2 हर्ट्ज यूज कर रहा है एक कन्वर्सेशन के लिए, तो वो कितने क्लाइंट्स को हैंडल कर पाएगा, वो 50 को हैंडल कर पाएगा। तो जाहिर है ये ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। यानी वो कंपनी जो कि बैंडविड्थ का अच्छी यूटिलाइजेशन कर पाए, थोड़ी बैंडविड्थ में ज्यादा कन्वर्सेशंस, ज्यादा मैसेजेस भेज पाएगी, वही कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी। ऐसा ही है ना। तो यस हमारा सर। तो हमारा मेजर कंसर्न ये होता है कि जो भी मॉड्यूलेशन टेक्निक हम यूज करें, ये देखें कि उसकी ट्रांसमिशन बैंडविड्थ क्या रिक्वायर्ड है। अगर तो वो ज्यादा है तो हम कहेंगे दिस इज नॉट गुड, अगर वो कम है तो हम कहेंगे दिस इज गुड। अच्छा, लेकिन दुनिया इतनी सर सादा एक है। बात पूछनी है। हाँ जी बिल्कुल पूछें। सर ये जो बैंडविड्थ होती है ये चैनल की होती है कि कॉल की होती है? मतलब अब जैसे हम क्लास में आपसे बात कर रहे हैं तो अक्सर हमें जूम के ऊपर एरर शो हो रहा होता है लो बैंडविड्थ या पुअर बैंडविड्थ का। तो हम्म। ये खाली हमारी क्लास का ही सिर्फ इशू हो रहा होता है कि सारे जूम का हो रहा होता है? मतलब अच्छा ये देखो, गुड गुड क्वेश्चन। इसको यूं ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक चैनल है। ठीक है, चैनल एक से कॉपर वायर है, और मैं कहता हूँ इस वायर पर मैं ना 0 हर्ट्ज से लेकर जो है ना 1 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी के सिग्नल्स भेज सकता हूँ। इस कॉपर वायर में 0 हर्ट्ज से लेकर 1 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी के सिग्नल्स ट्रेवल कर सकते हैं विदाउट डिस्टॉर्शन। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि इस कॉपर वायर की बैंडविड्थ कितनी है, 1 मेगाहर्ट्ज। ये बात तो क्लियर है सबको। जी सर। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि ये तार मेरे पास है और मैं इसको 2 बंदों को बेच देता हूं। एक है मुश्तबा और एक है हमजा। ठीक है, और मैं कहता हूँ आधी बैंडविड्थ तुम ले लो, 500 किलोहर्ट्ज, और आधी तुम ले लो। ठीक है, तो अब मुश्तबा की बैंडविड्थ क्या हो गई, ये हो गई, और हमजा की बैंडविड्थ हो गई ये। हालांकि केबल की बैंडविड्थ है 1 मेगाहर्ट्ज, लेकिन चूंकि मैंने 2 बंदों को दे दी है तो उनकी बैंडविड्थ ये हो गई है। अब मुश्तबा कहता है कि मैं जो मेरे पास जो कैपेबिलिटी है ना वो ये है कि मैं ना 100 हर्ट्ज में एक मैसेज भेज सकता हूँ।
जबकि हमजा कहता है कि मैं 200 हर्ट्ज लूंगा एक मैसेज भेजने के लिए। तो पर मैसेज बैंडविड्थ तुम्हारी ये है और हमजा की ये है। तो ऑफ कोर्स मुश्तबा के क्लाइंट्स ज़्यादा आ सकते हैं और हमजा के क्लाइंट्स कम आ सकते हैं। अब बैंडविड्थ का कंसेप्ट क्या है? अगर तो वो मैं किसी चैनल की ले रहा हूँ तो वो अपनी बैंडविड्थ, उसकी फिक्स्ड बैंडविड्थ है, वो नेचर की तरफ से है। अगर मैं किसी कंपनी की ले रहा हूँ तो उसमें से कुछ पोर्शन उसे एलोकेट किया गया है। और अगर मैं कन्वर्सेशन की ले रहा हूँ तो ये इस कंपनी की मॉड्यूलेशन टेक्निक के ऊपर डिपेंड करती है कि वो पर चैनल कितनी बैंडविड्थ कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, अब समझ आ गई बैंडविड्थ का कंसेप्ट क्या है? जी सर। एक पर मैसेज है, एक खुद उसके पास कितनी अवेलेबल है, और एक नेचर में जो चैनल जितनी बैंडविड्थ आपको प्रोवाइड कर सकता है वो है। क्लियर? यस ओके सर। ओके। अच्छा, तो अब तो इसलिए हम देखते ही हैं कि मेरे पास अगर 500 मेगाहर्ट्ज़ जो है वो बैंडविड्थ अवेलेबल है, तो जो मॉड्यूलेशन स्कीम मैं यूज़ करने जा रहा हूँ वो एक मैसेज कन्वे करने के लिए कितनी बैंडविड्थ कंज्यूम करेगी। ठीक है, ये मुझे सर अभी आपने एग्जैक्टली कहा पता। ना कि अगर इज्तिमा की बैंडविड्थ 100 हर्ट्ज है और हाँ हमजा की हाँ। अगर 200 है, तो इसका मतलब हम्म। ज्यादा क्लाइंट्स इज्तिमा के पास हैं, तो इसका ये भी मतलब है कि इसकी ट्रांजिशन सबसे हमजा से ज्यादा बेहतर होगी। हाँ, ये मैं अगली बात जो है ना वो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि चीज़ें इतनी सादा नहीं है। अभी मैं सिर्फ एक एस्पेक्ट देख रहा था। तो दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अगर अगर एक मॉड्यूलेशन स्कीम ऐसी है जो कि 100 हर्ट्ज में एक मैसेज ट्रांसमिट कर देती है, मगर उसकी क्वालिटी जो है ना वो पुअर है। जी सर, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। और दूसरा जो हमजा ट्रांसमिट कर रहा है वो 200 हर्ट्ज में तो एक मैसेज ट्रांसमिट कर रहा है मगर उसकी क्वालिटी गुड है। तो फिर क्वालिटी को भी मेजर करने के लिए कोई आपके पास यूनिट होना चाहिए। एक बैंडविड्थ का तो यूनिट आ गया ना, कितने हर्ट्ज हैं, लेकिन क्वालिटी को मेजर करने के लिए भी कोई यूनिट होना चाहिए। उसको हम कहते हैं नॉइज परफॉर्मेंस। ठीक है, क्योंकि सिग्नल को जो रास्ते में मुश्किल पेश आती है वो ये है कि मैंने यहाँ से एक्स ऑफ टी ट्रांसमिट किया और ये इस चैनल में से गुजरा तो यहाँ पर वाई ऑफ टी पहुंचा। तो इस चैनल ने इसके साथ क्या किया, इसमें नॉइज ऐड कर दी और इसे इसके साथ कुछ स्केलिंग कर दी। स्केलिंग का मतलब है कि उसका एम्पलीट्यूड कम कर दिया, और नॉइस का मतलब ये है कि इसका अगर स्पेक्ट्रम ये था और नॉइज उसमें ऐड हो गई तो चैनल के बाद जो कुछ मुझे मिलेगा हो सकता है वो ये स्पेक्ट्रम हो। स्पेक्ट्रम ही चेंज हो गया। ठीक है, एम्पलीट्यूड भी चेंज हुआ जी और सर। स्पेक्ट्रम भी चेंज हो गया। ठीक है, तो अगर मैं लो बैंडविड्थ यूज कर रहा हूँ और मेरा स्पेक्ट्रम ज्यादा बुरी तरह चेंज कर देता है चैनल, तो मैं कहूँगा इसकी क्वालिटी पुअर है। ठीक है, और अगर वो हाई बैंडविड्थ में यूज़ कर रहा हूँ और उसका स्पेक्ट्रम की क्वालिटी बड़ी अच्छी रहती है, वो तकरीबन ऐसा ही मुझे मिल जाता है, तो मैं कहूँगा ये क्वालिटी अच्छी है। ठीक है, और भी कुछ फैक्टर्स हैं लेकिन मेनली आप यूँ समझ लो कि एक क्वालिटी है और एक हमारे पास जो है ना बैंडविड्थ है जिसको मैं ट्रांसमिशन बैंडविड्थ कह देता हूँ। ठीक है, वो कम कित तो अच्छा अच्छा स्कीम कौन सी होगी जो कम से कम बैंडविड्थ यूज करे और ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी आपको प्रोवाइड करे। ठीक है, ठीक हो गया सर। ओके। अच्छा, तो ये सुहेल आपने पूछा था ना? जी सर। देखो ये आज की क्लास में ना अली, सुहेल और मुश्तबा खूब नंबर हासिल कर रहे हैं, तो बाकियों से भी जो है ना मैं यही कहूंगा कि वैलिड सवाल करें, और सवाल भी बहुत अच्छे पूछे हैं इन्होंने। मुझे भी अच्छा, नंबर चाहिए। हाँ वो वनडी के नहीं है, सवाल पूछो वैलिड। अटेंटिव अपना शो करो कि तुम अटेंटिव हो।
ठीक है, या अब मैं जब क्वेश्चन पूछूंगा तो तुम जवाब दे देना, ठीक है? सर मैं क्वेश्चन पूछूंगा बस। हाँ हाँ पूछो, बिल्कुल पूछो। अच्छा, तो तो अब अगला सवाल ये है कि मैंने जो पीएम या एफएम जो भी मैंने मॉड्यूलेशन स्कीम बनाई है, वो कितना उसका वो कितनी जो है ना उसको ट्रांसमिट करने के लिए मुझे कितना स्पेक्ट्रम का पोर्शन चाहिए। तो एएम का आपको याद है ना, एएम को में हमारे पास ये था इसकी बैंडविड्थ थी 2B। अगर मैसेज ये था ना, तो इसकी मैसेज की बैंडविड्थ थी B। तो ए डी वो जो डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर को जो मुझे स्पेक्ट्रम चाहिए था वो 2B था। उसमें मुझे अपर साइड बैंड भी ट्रांसमिट करना पड़ता था और लोअर साइड बैंड भी ट्रांसमिट करना पड़ता था, और फिक्स्ड उसकी बैंडविड्थ थी क्या 2B। यानी ओरिजिनल सिग्नल से की जो स्पेक्ट्रम की विड्थ थी उससे दुगनी मुझे ट्रांसमिट करनी पड़ रही थी, ठीक है? एएम में ये था। तो अब देखना ये है कि क्या एफएम में मुझे इसमें कोई कमी वाकया होती है या ज़्यादा हो जाती है ट्रांसमिशन बैंडविड्थ। तो उसकी बेस पर मैं देखूंगा कि ये मुझे मेरे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, ठीक है? अच्छा, तो ये चीज़ हमने अब देखनी है कि क्या हमारा स्पेक्ट्रम क्या है। तो ये कहता है कि वैसे देखने में मैं कहता हूँ कि दिस इज़ माई इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी, और एक्चुअली तो मेरे कैरियर की फ्रिक्वेंसी FC थी, और इसमें कितनी तब्दीली आएगी? तब्दीली तो मैसेज कर रहा है ना, से ये मैसेज है, ठीक है? ये तब्दीली कर रहा है इसमें। तो मैसेज मैं कहता हूँ कि चलो सादा तरीन मैसेज, मुझे नहीं पता, मैसेज तो डिफरेंट हो सकते हैं दुनिया के, हर बंदा जो है ना वो बोलेगा तो एक डिफरेंट मैसेज बन जाएगा। तो मैं कैसे इसको जनरलाइज करूं? तो मैं कहता हूं कि मैं ना एक सादा तरीन सिग्नल लेता हूं विच इटसेल्फ इज अ साइनोसॉइड, यानी AM cos 2 पाई FMT एक साइनोसॉइड है जिसका एम्पलीट्यूड AM है और उसकी फ्रीक्वेंसी FM है, ठीक है? F सब M है। अब मैं ये जूम करता हूँ कि दिस फ्रीक्वेंसी इज वेरी वेरी लेस देन कैरियर फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अगर ये ऐसी सूरत हाल है तो ये एम ऑफ टी की जगह मैं ये इसकी वैल्यू डाल देता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगी KF, और M ऑफ टी की जगह AM cos 2 पाई FMT। अब ये जो KF सर ये और हमने AM assume क्यों किया है? सादा तरीन सिग्नल है ना ये, इसलिए। ठीक। वैसे वैसे तो M ऑफ टी की जगह मैं क्या ले सकता हूँ, मैं आपकी स्पीच भी ले सकता हूँ। वो तो उसको मैं मैथमेटिकली डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता, उसका कोई फार्मूला भी नहीं बता सकता, क्योंकि वो तो इतना अजीब और गरीब कॉम्प्लिकेटेड सिग्नल होगा कि मेरे पास कोई फार्मूला भी नहीं है उसका। तो मैं कैसे यहाँ लिख कर तो देखूंगा कि क्या स्पेक्ट्रम बन रहा है, ठीक है? तो मैंने अंडरस्टैंडिंग हासिल करने के लिए बिल्कुल सादा सिग्नल लिया, विच इज अ सिंगल टोन, बस एक साइनोसॉइडल सिग्नल है यूं, ठीक है? सादा तरीन। जी सर। तो ओके, तो अब वो M ऑफ टी की जगह मैंने ये डाल दिया। अब आप देखें KFAM जो है ना, इट्स अ नंबर, ठीक है? फॉर एग्जांपल KFAM एक नंबर है और उसको मैं डेल्टा F कह देता हूँ। डेल्टा F मींस फ्रीक्वेंसी डेविएशन। डेल्टा चेंज के लिए हम यूज करते हैं, इतना चेंज आई है फ्रीक्वेंसी में। अब मुझे पता है कॉस सिग्नल जो है ना वो +1 से लेकर -1 तक वेरी करता है। तो एट मोस्ट इस सारे फैक्टर की वैल्यू क्या होगी? या तो प्लस डेल्टा एफ होगी सबसे ज्यादा, और सबसे कम वैल्यू कौन सी होगी? माइनस डेल्टा एफ। यही हो सकती है ना, यस मैक्सिमम तो यही है। तो इसका मतलब है कि मेरी जो कैरियर फ्रिक्वेंसी है वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ पहुंच जाएगी? FC प्लस डेल्टा एफ तक। और ज्यादा से ज्यादा कहाँ नीचे जाएगी? इतना, ठीक है? तो टोटल बैंडविड्थ कितनी हुई? वैसे तो मेरे पास अगर ये स्पेक्ट्रम है तो मैं एक टोन कर रहा हूँ, ट्रांसमिट कर रहा हूँ, तो मेरे लिए बस एक पॉइंट इतनी बैंडविड्थ चाहिए ना, जस्ट एक पॉइंट।
ओनली 1 हर्ट्ज। लेकिन अगर मैं इसे मॉड्यूलेट करूं तो मेरी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी ज्यादा से ज्यादा कहाँ चले जाएगी? ज्यादा से ज्यादा यहाँ आ जाएगी, एफ सी प्लस डेल्टा एफ पर, और कम से कम कितनी हो सकती है? यहाँ आ जाएगी एफ सी माइनस डेल्टा एफ तक। तो हाईएस्ट क्या हो गई? दिस, माइनस लोएस्ट क्या हो गई? दिस थिंग। तो जवाब क्या आया? एफ सी माइनस एफ सी कट गया और डेल्टा एफ प्लस 2 डेल्टा एफ। तो इसकी ट्रांसमिशन बैंडविड्थ क्या होनी चाहिए? 2 डेल्टा एफ। बात बन रही है कि नहीं? यस सर। अगर डेल्टा एफ 1 हो गई, अगर डेल्टा एफ क्या है? 1, तो ट्रांसमिशन बैंडविड्थ कितनी होगी? 2 ओनली 2 हर्ट्ज, ओनली 2 हर्ट्ज। ये तो मजे नहीं आ गए, यस। है ना? लेकिन सारी खुशफहमी हमारी दूर हो गई जब हमें पता लगा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो फिर क्या हो रहा है, ये देखने के लिए हमें बड़ी लंबी चौड़ी छलांगे मारनी पड़ेंगी। मैंने क्या किया, मैंने थीटा आई जो है ना, वो क्या एक्सप्रेशन लिखा है, वो ये एक्सप्रेशन बनता है। थीटा फ्रीक्वेंसी क्या है? डेरिवेटिव ऑफ थीटा, और थीटा क्या है? इंटीग्रल ऑफ फ्रीक्वेंसी, और 2 पाई इसमें हमने मल्टीप्लाई किया। तो ये हमने पहले भी अभी निकाला है, अभी दोबारा मैंने निकाल लिया। फर्क सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पर जो है ना, मैंने क्या किया इसे, यहाँ पर क्या चीज़ आ रही थी मेरे पास? 2 पाई के एफ और ए एम आ रही थी, ठीक है। और के एफ ए एम को मैंने डेल्टा एफ का नाम दे दिया, ठीक है। ऐसा ही है ना? यस सर। ओके ओके। और ये साइन भी तो सर आ गया। कौन सा? कौन सा सा- साइन? अम, ये पहले कोज नहीं था सर यहाँ पे। हाँ, वो तो कॉज अभी मैंने लिया हुआ है ना, तो इसलिए इंटीग्रेट, कॉज का इंटीग्रेट ठीक है करो तो ठीक ये है आ ठीक। जाता है ना। तो बहरहाल ये इंटीग्रेट करने के बाद ना मेरे पास ये चीज़ आ गई, यहाँ जो इसका स्केलिंग फैक्टर है ना, ये आ गया, ठीक है। तो डेल्टा एफ को तो मैंने फ्रीक्वेंसी डेविएशन कहा था, तो डेल्टा एफ बाय एफ एम को मैंने मॉड्यूलेशन इंडेक्स का नाम दे दिया, और इसको मैंने बीटा के थ्रू रिप्रेजेंट किया। सो बीटा इज डेल्टा एफ यानी फ्रीक्वेंसी डेविएशन डिवाइड बाय मॉड्यूलेशन सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो। नाउ रिमेंबर, मैं यहाँ बिल्कुल सिंपलेस्ट केस देख रहा हूँ। एक मैसेज क्या है, मैसेज क्या यूज कर रहा हूँ? इट्स अ साइनोसॉइड, Yes. ठीक है। तो एक टर्मिनोलॉजी मुझे पता लग गई फ्रीक्वेंसी डेविएशन, और एक टर्मिनोलॉजी मुझे पता लग गई मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक हो गया। बस सिंपली मैंने इसको इंस्टेंटेनियस जो मेरा एंगल था उसमें इसकी जगह मैंने बीटा लिख लिया, ठीक है। सो बीटा इज आवर मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन एंड। अच्छा, अब वो कहता है कि अब ये मेरे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल ये है, दिस इज माय मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है। अब वो आपसे ये जानना चाहता है कि इस सिग्नल का स्पेक्ट्रम निकालो। तो सवाल क्या है? मुझे स्पेक्ट्रम चाहिए, और आप माशाल्लाह आप काफ़ी जो है ना माहिर हो चुके हैं। आपने पूरा सिग्नल सिस्टम का सब्जेक्ट भी पढ़ा है, और फिर हमने इस सब्जेक्ट में भी फूरियर ट्रांसफॉर्म पर एक पूरा चैप्टर पढ़ा है, और उसका क्विज भी दिया था आपने, यस। और आपको बाय इंस्पेक्शन स्पेक्ट्रम निकालने की टेक्निक भी आ गई हुई है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस सिग्नल का मुझे स्पेक्ट्रम बताएं, तो क्या आप बता सकते हैं? यस सर। क्या क्या बताएंगे? सर दो कोज की इम्पल्सिस होंगी और दो साइन की। वो कैसे अ, भाई, वो कैसे? ये जो साइन है ना, ये कॉज के आर्गुमेंट में है। हाँ
सर ये तो उस ये टेबल की हेल्प से हम देख सकते हैं, मेरा ख्याल है वो जो टेबल हमने भी देख टेबल लो, देखा था। टेबल में तुम क्या देखोगे, ऐसा ऐसा कोई चीज नजर आएगी नहीं उसमें। इसका स्पेक्ट्रम यानी देखो ना, एक कॉज है, कॉज का तो मुझे पता है क्या होता है, दो इम्पल्सेस होती है, बट देन कॉज के अंदर सिर्फ ये चीज होती है, यस सर, कॉज उसके के अंदर आर्गुमेंट सिर्फ, में। हाँ कॉज के अंदर सिर्फ ये चीज होती है। और फेज है या नहीं है, दैट डजंट मैटर फॉर द सेक ऑफ स्पेक्ट्रम। तो उसमें ये एक बड़ा रेगुलर चीज है, ठीक है ना। फ्रिक्वेंसी भी एक कांस्टेंट है, और टाइम के साथ उसमें जस्ट क्या, वो एक रेगुलर पैटर्न जनरेट कर रहा है। मगर यहाँ तो ये चीज नहीं है, इसका फेस जो है ना एक रेगुलर तरीके से चेंज नहीं होता, ये तो इसके थ्रू चेंज हो रहा है। यस। तो अब इसका स्पेक्ट्रम क्या होगा। और रिमेंबर, अगर हमें कॉस का या साइन का स्पेक्ट्रम निकालना हो तो वो तो हम आराम से लिख लेते हैं, दो इम्पल्सेस आ जाती है ना। लेकिन जब हमें ऐसा सिग्नल मिले जिसमें उनका कोई पावर हो या कोई और चीज़ हो, तो हम कोशिश ये करते हैं कि उसको सिंप्लीफाई करके ऐसी टर्म में लाएं कि वो सिंगल कॉज और साइन उसमें आ रहे हों। जैसे मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल ये है ना, कॉस स्क्वायर समथिंग से, मैं इधर एक्स ही कर देता हूँ, तो इसका स्पेक्ट्रम मुझे कोई निकालने को कहेगा ना, तो पहले मैं इसको यूं लिखूंगा, स्क्वायर टर्म नहीं मुझे चाहिए, 2x डिवाइड बाई 2। अब इसको, ये एक कांस्टेंट टर्म है और एक ये स्केल्ड कॉज है। इसका स्पेक्ट्रम भी मुझे पता है, इसका भी मुझे पता है, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करता हूं कि वो सारी कॉज या साइन में आ जाए चीजें, जिसके मुझे ऑलरेडी पता है स्पेक्ट्रम। अब इसका मुझे नहीं पता, तो ये कहता है इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दो केसेस ले सकते हैं, एक है नैरो बैंड और एक है वाइड बैंड। और नैरो बैंड में ना हम कहते हैं कि बीटा इज वेरी स्मॉल, बीटा इज वेरी स्मॉल। लेकिन बेशक बीटा स्मॉल हो तो हम उसको हैंडल कैसे करते हैं वैसे, तो वो कहता है अगर बीटा बहुत स्मॉल है ना, तो भी मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ना खोल लेता हूँ। क्या था मेरे पास, कॉज ऑफ 2 पाई एफ सी टी यस। प्लस समथिंग जो भी था ना, तो मैं इसको यूं ले लेता हूँ, कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ऐसा ही है। यस सर। ये देखो ये क्या है, कॉज ऑफ एल्फा, या चलो ए कह लो, बीटा उसमें भी है, ए प्लस बी। तो ऐसी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कभी आपने यूज की है, यस और सर। उसको कभी सिंप्लीफाई किया है, क्या आती है। सर कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन हाँ बस ये आ गई, इसको खोल लिया तो मैंने क्या आ गई, कॉज अल्फा कॉस बीटा, अल्फा 2 पाई एफ सी टी थी और बी क्या था, बीटा साइन 2 पाई एफ माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, खोल लिया, ठीक है। मगर आपको याद है ना, फिर मैंने आपसे यही कहा है कि मैं हमेशा सिंगल कॉस सिंगल साइन की टर्म में जाने, तो यहाँ फिर प्रोडक्ट आया हुआ, कॉस और कॉस का प्रोडक्ट, साइन और साइन का प्रोडक्ट, इसका स्पेक्ट्रम नहीं मुझे पता। तो मैं सिंप्लीफिकेशंस लाता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं दो सिंप्लीफिकेशंस यूज करूंगा। कौन कौन सी सिंप्लीफिकेशन है, cos of a very small angle, cos of 0 क्या होता है, 1 होता है ना। मैं कहता हूँ इफ दिस आर्गुमेंट इज वेरी वेरी स्मॉल नियर टू 0, तो ये 1 है, cos of this thing is 1। और वो मैंने कहा है कि बीटा इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1, तो जाहिर है वेरी स्मॉल थिंग multiplied by a very small thing is another very very small thing। साइन की वैल्यू आपको पता है ना, +1 और -1 के दरमियान ही रहेगी। तो फ्रैक्शंस के दो नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो जवाब बहुत ही कम आएगा, सो इट इज ऑलमोस्ट 0, तो ये 1 से मैं रिप्लेस कर सकता हूँ।
और एक और सिंप्लीफिकेशन है साइन ऑफ वेरी स्मॉल थीटा इज इक्वल टू थीटा। ये दो अप्रोक्सीमेशन यूज किए हैं इसने। तो अगर ये साइन ऑफ वेरी स्मॉल थिंग है तो दिस इज इक्वल टू द सेम थीटा, ये इसके बराबर हो जाएगा। अब ये इसमें मैं डालूंगा तो कॉज ऑफ बीटा साइन 2 पाई एफ एम टी ये 1 हो जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ ये टर्म रह जाएगी पहली टर्म में। और दूसरी टर्म में जो है ना साइन ऑफ बीटा दिस थिंग सिर्फ इसके बराबर आ जाएगी। तो मेरे पास ये प्रोडक्ट आ जाएगा ए सी साइन 2 पाई एफ सी टी इंटू साइन ऑफ 2 पाई एफ एम टी। ठीक है, ये साइन बीटा वाली टर्म की जगह सिर्फ ये वाली टर्म आ गई। अब यहाँ फिर जो है ना दो साइन का प्रोडक्ट है, यहाँ एक ही रह गई है, ये तो आराम से आ जाएगी। और यहाँ आपने एक और आइडेंटिटी पड़ी हुई है साइन अल्फा साइन बीटा वाली, वो क्या आ जाती है कॉज अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉज अल्फा माइनस बीटा। तो ये कैरियर वाली तो एज इट इज आ गई, और साइन अल्फा साइन बीटा की जगह क्या आ गई कॉज अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो एक में एफ सी प्लस एफ एम आ गया, एक में एफ सी माइनस एफ एम आ गया। अब ये मेरे पास जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल आया है इन केस ऑफ नैरो बैंड सिग्नल्स, देखिए इसमें भी सिंगल कॉज है सिंगल कॉज है सिंगल कॉज है। अब इसका स्पेक्ट्रम बड़े आराम से आ जाएगा, एक एफ सी पर एक माइनस एफ सी पर, एक एफ सी प्लस एफ एम पर और एक एफ सी माइनस एफ एम पर। इसी तरह माइनस साइड पर भी ये दो आ जाएंगे। ठीक है, ये स्पेक्ट्रम आ गया। Yes. अच्छा, अब अगर आप गौर करें तो ये तो बहुत ज्यादा मिलता है एएम के स्पेक्ट्रम से। एएम में भी एक कैरियर था और दो साइड बैंड्स थे, एक एफ सी प्लस एफ एम पर था और एक एफ सी माइनस एफ एम पर था। ऐसे ही है ना? Yes, sir. यस सर। सर तो इसका उसमें मतलब, हाँ जी, मैसेज सिग्नल भी होता था सर, जो डबल बैंड, इसमें सिर्फ इम्पल्सेस ही नजर आ रही हैं। वेरी गुड। इसमें मैसेज सिग्नल ही हमने वो यूज किया ना, कॉज। मैसेज सिग्नल क्या यूज किया? और मतलब वही एक इम्पल्सेस की। एक कॉज यूज किया था ना, यस। एफ एम टी वाला, 2 पाई एफ एम टी वाला। तो उधर उधर ये था ना, इस तरह स्पेक्ट्रम पूरा आ गया था ना। जी ऐसे। अभी भी वही है वो, लेकिन स्पेक्ट्रम है ही इम्पल्स, इसलिए इम्पल्स आई हुई है इधर। ठीक। ठीक है, सिर्फ यहाँ फर्क क्या है, एक साइन का फर्क है। वहां ए एम में यहाँ प्लस साइन आया हुआ था, यहाँ माइनस साइन आया हुआ। तो मुझे क्या बात समझ में आई? मुझे बात ये समझ आई कि अगर तो बीटा यानी मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो मुझे रिक्वायर्ड बैंडविड्थ क्या है, वो 2b ही है, 2b, which in my case is fm, तो 2fm आ गया। same bandwidth as was required in the case of am। ठीक। ठीक है, मगर बीटा वेरी वेल इज देन 1 रेडियन, ये कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं है। तो इसलिए मैं इसको ज्यादा लिफ्ट नहीं कराऊंगा, और मैं चाहूंगा मोर आर्बिट्ररी केस जब बीटा की कोई भी वैल्यू हो, उसमें स्पेक्ट्रम क्या बनेगा। ठीक है, तो अब मैं दूसरा केस देखूंगा नैरो बैंडविड्थ का और वाइड बैंडविड्थ का। इसको छोड़ो, ये है वही, ये एग्जांपल भी नहीं करनी है हमने। अच्छा, अब वो कहता है कि अगर बीटा वाइड हो, बीटा ज्यादा हो, तो फिर क्या होगा। अच्छा, ये क्या कहता है कि ये जो नॉन पीरियोडिक अच्छा, ये कहता है कि फर्ज किया मैंने एक सिग्नल बनाया विच इज दिस थिंग,
प्लस डेल्टा एफ बाय एफ एम, जिसको कि मैंने बीटा कह दिया है, और यहाँ मैं बीटा ही लिख देता हूँ। बीटा क्या था, साइन था, साइन 2 पाई एफ एम टी, ऐसा ही था ना। यस सर। अच्छा, ये कहता है कि ये जो सिग्नल है ना, कॉस तो आपको पता है ना, कॉस 2 पाई एफ सी टी, ये तो पीरियोडिक है ना, कॉस पीरियोडिक है ना। ये जो मेरे पास कैरियर सिग्नल है वो कॉज है ना, विच इज पीरियोडिक। और जो मेरे पास मैसेज सिग्नल था वो क्या था, वो भी एक कॉज था, वो भी पीरियोडिक था, ये भी पीरियोडिक है। तो क्या इनका प्रोडक्ट ये पीरियोडिक होगा? यस सर। होना चाहिए पीरियोडिक। यस सर, सर होना दो चाहिए। पीरियोडिक सिग्नल्स का प्रोडक्ट पीरियोडिक ही होगा। अच्छा चलो देखते हैं अभी इसको। अच्छा ये बताओ कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, पता नहीं कुछ भी है, फॉर एग्जांपल ये है, मैं कहता हूँ कि ये एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैं कहता हूँ कि एक्स क्या है, इसको एक्स की वैल्यू दूंगा तो एफ एक्स की वैल्यू आएगी ना। और मैं कहता हूँ कि एक्स क्या है, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस ऑफ टी। तो एफ एक्स क्या होगा? कॉज ऑफ टी का स्क्वायर। कॉस ऑफ टी का स्क्वायर होगा। क्या ये क्या ये पीरियोडिक है? जी सर, कॉज पीरियोडिक होता है। कॉस तो पीरियोडिक होता है, क्या कॉस स्क्वायर भी पीरियोडिक है? जी सर, पीरियोडिक। ओके ओके। अब अगर मैं एक्स ऑफ टी ले लूं 1, हमेशा 1 नहीं है, ठीक है, टाइम चेंज के साथ ये इसने हमेशा 1 ही वैल्यू देनी है। तो अब मुझे बताओ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, तो ओके मैं इसको 2 ले लेता हूं, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 4। 0 अगर मैं इसको टाइम के क्रॉस प्लॉट करूं तो ये हमेशा 4 ही आएगी। इज दिस पीरियोडिक? नहीं नो सर, सर। लीनियर है ये तो। नो, दिस इज नॉट पीरियोडिक, दिस इज कांस्टेंट। तो दोनों दोनों अब फंक्शन एक ही है, एक दफा ये पीरियोडिक हो गया और एक दफा ये पीरियोडिक नहीं रहा। क्यों? इनपुट या एक्स जो है चेंज हुआ है। यस, मतलब अगर इनपुट पीरियोडिक है तो फंक्शन भी पीरियोडिक बन जाएगा, ठीक है ना। यस अगर अगर इनपुट पीरियोडिक है तो फंक्शन भी पीरियोडिक बन जाएगा। तो फिर क्या ये पीरियोडिक है? क्या चीज? पूछता हूं, बताता हूं अभी। ये फंक्शन पीरियोडिक है या ये फंक्शन पीरियोडिक है? नहीं सर। देखो देखो, ये कॉस तो पीरियोडिक है ना, यस उसका लेकिन साइन तो नहीं आर्गुमेंट, है। उसके आर्गुमेंट में भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, साइन भी तो पीरियोडिक ही है ना। सर। तो क्या अब ये कॉस पीरियोडिक होगा या यस ये सर मॉड्यूलेटेड सिग्नल पीरियोडिक होगा? ये सर पीरियोडिक होगा। होगा ये सर। पीरियोडिक नहीं होगा। ओह नो, क्यों पीरियोडिक नहीं होगा? क्योंकि इसमें क्योंकि कॉज है। आर्गुमेंट पीरियोडिक है। आर्गुमेंट पीरियोडिक नहीं है, ये तो पीरियोडिक है ये वाली चीज, मगर क्या ये चीज पीरियोडिक है? नहीं सर। अच्छा बहरहाल उसमें ना, हमने जो मैंने आपको जो सिग्नल एंड सिस्टम में बात बताई थी ना, वो ये थी
कि दो सिग्नल्स को अगर मैं ऐड करूं, कॉज ऑफ से 2t को ऐड कर दूं कॉज ऑफ 5t के साथ, तो जवाब में जो सिग्नल आएगा क्या ये पीरियोडिक है? ये हमने पीरियोडिसिटी फाइंड करने के सवाल किए थे सिग्नल एंड सिस्टम में वेरी बिगिनिंग में, कि अगर एक सिग्नल दो सिग्नल्स का सम है तो क्या ये पीरियोडिक है, जबकि ये भी पीरियोडिक है और ये भी पीरियोडिक है। तो हमने नोट किया था कि अगर इनके इनके दरमियान कोई कॉमन पीरियड है तब ये पीरियोडिक होगा। अगर और वो क्या उसमें निकाला था हमने? HCF शायद निकाला था उसमें, हाँ HCF निकाला था, या वो दूसरी क्या, लीस्ट LCM LCM दे। LCF। तो यानी बॉटम लाइन ये है कि अगर इनके दरमियान फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड कॉमन है तो फिर तो ये पीरियोडिक होगा। अगर इनके दरमियान टाइम पीरियड कॉमन नहीं है तो बेशक ये इंडिविजुअली ये भी पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है, इनका कंपोजिट फंक्शन पीरियोडिक नहीं होगा। याद आई ये बात? यस सर। ओके। सर एक दफा दोबारा बता दें, एडिशन में तो हमने देख लिया, जब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे और टाइम पीरियड कॉमन हो तो तब तो पीरियोडिक होगा कि नहीं? तब भी नहीं होगा ना, क्योंकि मत- मल्टीप्लिकेशन भी अगर देखो पीरियोडिक का क्या मतलब है। पीरियोडिक का मतलब ये है कि एक पीरियड रिपीट करे। ठीक है, अब दो चीजें हैं, फॉर एग्जांपल ये ले लो, ठीक है, ये पीरियड रिपीट कर रहा है, लेकिन इसके इस पीरियड में जिससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं वो रिपीट नहीं कर रहा। तो यहां इस पीरियड में पैटर्न कुछ और बनेगा, इस पीरियड में पैटर्न कुछ और बनेगा, और हमेशा ऐसे ही होगा कि हर पीरियड में डिफरेंट पैटर्न बन रहा है, तो वो पीरियोडिक नहीं होंगे। लेकिन अगर ये कॉमन पीरियड शेयर करें, यानी कि ये यही यही खत्म हो जाए, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये इसके एक पीरियड में इसके दो पीरियड आ गए, और हमेशा ऐसे ही होगा इसके एक पीरियड में। तो अब ये इस पीरियड में हमेशा पैटर्न सेम बनेगा, जो मर्जी पैटर्न आए लेकिन पैटर्न बनेगा सेम। तो इसमें पीरियोडिसिटी आ सकती है। लेकिन अगर कोई कॉमन पीरियड शेयर नहीं करता तो हर पीरियड में अलग ही पैटर्न बन रहा है। ठीक है, यस सर। जी सर। ओके। तो मैंने ये फाइंड किया बेशक कॉज भी पीरियोडिक है और इसका जो मैसेज है वो भी पीरियोडिक है। इवन देन ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है ये ज़रूरी नहीं पीरियोडिक है। हाँ, अगर इसका पीरियड और इसका पीरियड इसमें कोई शेयरिंग है या इनके दरमियान कोई ताल्लुक है, यानी कि ये एक दूसरे के इंटीजर मल्टीपल्स हैं, तो फिर ये भी पीरियोडिक हो सकता है। अदरवाइज इन जनरल दिस विल नॉट बी अ पीरियोडिक सिग्नल। ओके, ये हमें पता लग गया। तो अब मैं इधर आ रहा हूं। तो कहते हैं ये मसला है कि इन जनरल मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है ना हमारा पीरियोडिक सिग्नल नहीं है। तो अब मैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करूं? तो इसने क्या कहा कि मैं ना इसको एक दूसरी रिप्रेजेंटेशन में लिखता हूं, और वो दूसरी रिप्रेजेंटेशन हमने चैप्टर 2 के आखिर में पढ़ी थी। और वो कौन सी रिप्रेजेंटेशन थी कि किसी भी सिग्नल को हम बेस बैंड, अगर कोई मेरे पास बैंड पास सिग्नल है तो मैं उसमें से बेस बैंड सिग्नल अलहदा कर सकता हूँ और कैरियर अलहदा कर सकता हूँ। तो जो सारे काम मैं बेस बैंड पर करूँगा वो सब कुछ वैलिड रिजल्ट देगा उस बैंड पास सिग्नल के लिए। और उस रिप्रेजेंटेशन को हमने यूं लिखा था ऐसे कि एक उसमें माय सिग्नल इज इक्वल टू a real part of this thing and the carrier, and this thing is actually my baseband signal। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की शक्ल में अगर मैं किसी सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकूं तो उसका रियल पार्ट जो है ना वो मेरा मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब मैं इसको अगर लिखूं तो
AC क्या बनेगा, अगर मैं सिर्फ इसको लिखूं, AC एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 पाई FCT अगर मैं इस तरह लिखूं तो ये किसके बराबर होगा, AC, और एक्सपोनेंशियल को खोलते हैं तो कैसे बनता है, cos जो भी अंदर है माइनस J साइन, और यही आर्गुमेंट है उसमें। तो अगर मैं इसका रियल पार्ट ले लूं ये, तो यही तो मेरा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, तो मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकता हूं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का फायदा ये हुआ कि सिमिलर बेस के ऊपर ये दो चीजें ऐड हो रही हैं, तो इनको मैं स्प्लिट कर देता हूं। तो स्प्लिट करने से ये क्या आएगा, ये मेरा कैरियर बन गया और ये मेरा कॉम्प्लेक्स एनवेलप बन गया। तो इस पोर्शन को AC के साथ मल्टीप्लाई करके मैंने S टिल्डा ऑफ T कह दिया, जिसको मैं कॉम्प्लेक्स एनवेलप कहता हूं या बेस बैंड सिग्नल कह देता हूं। ठीक हो गई। अब इस सिग्नल को अगर मैं देखूं तो ये क्या है, अब इस सिग्नल को अगर मैं देखूं तो ये क्या चीज है, ये कहता है इट्स अ कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन। है ये पीरियोडिक फंक्शन, बताओ मुझे जरा। पहले भी तो ऐसी चीज हमने देखी थी, एक्सपोनेंशियल की जगह जस्ट वो कॉस सिग्नल था, तो मैंने कहा नहीं ये पीरियोडिक नहीं है। अब ये कैसे पीरियोडिक हो सर गया, मोस्टली एक्सपोनेंशियल पीरियोडिक होते हैं। क्या कौन पीरियोडिक होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो मोस्टली होते हैं वो पीरियोडिक होते हैं। वो तो कॉस और साइन भी पीरियोडिक होते हैं। सर इस केस में जो पीरियोडिक नहीं है सर, इस केस में नहीं है। ये कह रहा है पीरियोडिक है, ये क्या बात हुई भला, है सोचने वाली बात है। सर जी सर। अच्छा, तो इस पर आपने थोड़ा सा गौर व फिक्र फरमाना है। बहरहाल इसको मैं, इसकी बात अगर मैं मान लूं तो फिर क्या होगा, उन दोनों सिग्नल्स को जरा गौर करना, मुझे जरा अगले लेक्चर में बताना कि भाई ये क्यों ये कह रहा है कि ये पीरियोडिक है और वो वाला पीरियोडिक नहीं है। यानी इन जनरल मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज नॉट पीरियोडिक, बट दिस कॉम्प्लेक्स एनवेलप इज पीरियोडिक। ठीक है, एनी हाउ, जब इसने मैंने ये बात मान ली इसकी कि ये पीरियोडिक है, तो फिर क्या फर्क पड़ेगा, फिर ये कहता है कि पीरियोडिक है तो पीरियोडिक फंक्शन को तो मैं फोरियर सीरीज के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो यही यही सिग्नल है जो कि इस तरह मैं लिख रहा हूं, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ये कौन सा तरीका है, ये वही तरीका है जो मैं आपको हमेशा बताता रहा हूं कि एनी सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ स्केल्ड साइनोसॉइड्स। ठीक है, यस any signal can be represented as sum of scaled sinusoids. Remember exponential function का मतलब है साइनोसॉइड, एक कॉज और एक साइन, और Cn क्या है, इट्स जस्ट अ नंबर विच इज स्केलिंग दिस साइनोसॉइड। तो कहता है अगर ये पीरियोडिक है तो फिर इसकी फोरियर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अब ओनली क्वेश्चन रिमेन्स कि ये Cn की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो Cn की वैल्यू का भी आपको पता है, फोरियर सीरीज का, इनवर्स फोरियर सीरीज का फार्मूला लिख लो तो आपके पास वो फार्मूला तो मौजूद है इसका। ठीक है, उसको हमने
अच्छा, तो मैंने सिंपली वो फोरियर सीरीज के फार्मूला लगा कर ना इसका निकालने की कोशिश की कि इसके जो मेरे वो हैं स्केलिंग फैक्टर्स, क्या कहते हैं उसे, कोएफिशिएंट्स, इसके कोएफिशिएंट्स निकालने की कोशिश की और वो एक अजीब व गरीब सा फार्मूला आ गया। ठीक है, जाहिर है उसमें ये मेरे एक्सपोनेंशियल और वो बीटा वाली टर्म और ये कैरियर वाली टर्म ये शामिल है, तो ज़रा अजीब सा है। ठीक है, इसको जस्ट चेंज ऑफ वेरिएबल से मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की ताकि मुझे ज़रा देखने में आसानी हो। ठीक है, तो ये 2πfm की जगह मैंने x डाल दिया, तो ये साइन इतनी लंबी चौड़ी टर्म की जगह साइन x आ गया, और उसी तरह ये dt की जगह फिर dx आ गया और थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन हो गई। अब ये कहता है कि जब मैं इसको देखता हूँ ना इस तरीके से, तो ये एक चीज़ है, एक फंक्शन है जिसे बेसल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं कि ये जो मेरे कोफिशिएंट्स है ना, ये एक्चुअली इंटीग्रल ऑफ बेसल फंक्शन, ये बेसल फंक्शन है। ठीक है, nth ऑर्डर बेसल फंक्शन है ऑफ काइंड 1। मुझे नहीं पता कि ये क्या चीज़ें हैं, और आपको भी नहीं पता कि बेसल फंक्शन होता क्या है। ठीक है, लेकिन ये बता रहा है कि ये जो फोरियर सीरीज के कोफिशिएंट है ना, ये इन टर्म्स ऑफ बेसल फंक्शन मेरे पास आ गए, विच इज़ अदरवाइज अ वेल नोन थिंग, और उसकी वैल्यूज हमारे पास टेबुलेटेड फॉर्म में या ग्राफिकल फॉर्म में मौजूद हैं। कहने का मकसद ये है कि मैं इसको ना, ये जो मेरे कोफिशिएंट्स है ना, ये तो आ जाएंगे कहाँ से, बेसल फंक्शन से, विच इज़ एक्चुअली द फंक्शन ऑफ बीटा एंड एन, और ये कोई फंक्शन दिया होगा। इससे घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है। इसका सादा सा मतलब ये है कि मैंने जो अपना कम्प्लेक्स एनवेलप को एक फोरियर सीरीज की शक्ल में रिप्रेजेंट किया है, तो अगला लॉजिकल सवाल बनता है कि इस फोरियर सीरीज के कोफिशिएंट्स क्या हैं, और कोफिशिएंट निकालना बड़ा औखा सा काम लग रहा था, मगर ये मुश्किल काम आसान इसलिए हो गया कि ऐसी एक ऑलरेडी नोन चीज़ हमारे पास मौजूद है जिसे बेसल फंक्शंस कहा जाता है, और इस कोफिशिएंट की वैल्यू मैं जस्ट यहाँ इंडेक्स डालूं और एन डालूं, तो मुझे उतने में नंबर का जो कोफिशिएंट है वो ग्राफ से मैं रीड कर लूँगा। ठीक है, तो सिंपली इसने ये इसमें वैल्यूज डालकर ये मेरे लिखा है। ये अदरवाइज अगर आप देखने लगे तो आप खामखा परेशान होते रहेंगे, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है। मैं इसका सादा मतलब आपको बता रहा हूँ। सादा मतलब क्या है, माई मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज composed of a baseband signal, this thing, and a carrier, this thing. तो मैंने बेसबैंड सिग्नल को अलग से हैंडल किया और मैंने कहा इट्स अ फोरियर सीरीज, और उसके कोएफिशिएंट्स भी मुझे पता है जो कि बेसल फंक्शन के थ्रू आएंगे। तो इस रिप्रेजेंटेशन को मैंने वापस इसमें डाला, रियल इस वाले फॉर्म में। ठीक है, तो मेरे पास जो मॉड्यूलेटेड फॉर्म आ गई ना इन टर्म्स ऑफ बेसबैंड सिग्नल एंड बेसल फंक्शन, वो ये है AC सिग्मा जे एन बीटा, यानी कि कोएफिशिएंट्स, और मेरे पास ये आगे आ गया कॉस फंक्शन, जो कि एक्सपोनेंशियल में सिर्फ रियल पार्ट लेना था तो सिर्फ कॉस वाला पार्ट ले लिए। ठीक है, अब वो जो कोएफिशिएंट वाला मसला था वो इसने जे एन ऑफ बीटा ने सॉल्व कर दिया, यानी बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर 1 ऑफ काइंड 1 जो है ना, इधर से मेरे पास आ जाएंगी ये वैल्यूज। अब ये जिस शक्ल में मैंने एक्सप्रेस कर लिया है, ये वही जो मैंने आपको अभी करके बताया था कि कैसे किसी सिग्नल का स्पेक्ट्रम निकालना है, तो उसको हम कोशिश करते हैं कि वो प्लेन सिंगल पावर ऑफ कॉज और साइन की टर्म में आ जाए। तो अब अगर आप नोट करें तो मेरा मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है ना एक इन्फिनिट सीरीज की शक्ल में आ गया, लेकिन उसमें सारे के सारे जो कॉज है ना, टर्म्स है, वो सिर्फ कॉज है। उनकी फ्रीक्वेंसी तो चेंज हो रही है लेकिन वो हैं सारे कॉज, और हर कॉज का आपको पता है ट्रांसफॉर्म क्या होता है, वो दो इम्पल्सेस होती हैं जो इस फ्रीक्वेंसी पर ऑकर कर रही होती हैं। तो अब मेरे पास जो मेरा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, इट्स द सम ऑफ इन्फिनिटली मैनी साइनोसॉइडल सिग्नल्स, और हर सिग्नल का जो स्पेक्ट्रम है वो दो इम्पल्सेस हैं। तो इसका मतलब है जो मेरा एक्चुअल मॉड्यूलेटेड सिग्नल का स्पेक्ट्रम है वो तो इन्फिनिट है, इन्फिनिट उसमें कॉज मौजूद है। यस सर।
तो ये तो एकदम मुझे झटका सा लगा कि भाई ये तो मैं कह रहा था कि बड़ा मज़ा आ गया एफएम में, तो जनाब मेरा बैंडविड्थ ट्रांसमिशन बैंडविड्थ बहुत ही छोटी सी आ गई है, लेकिन एक्चुअली जब मैंने उसको मैथमेटिकली करके देखा तो मुझे पता लगा कि ये तो बैंडविड्थ इतनी हाई आ गई है कि ये तो एएम से भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये मुझे शुरू में झटका लगा। ठीक है, लेकिन अभी मुझे एक और चीज़ पता करनी है कि यार ये आपको किसने कह दिया कि बैंडविड्थ इन्फिनिट है? ऑल्दो कंपोनेंट्स आर इन्फिनिट, मगर बैंडविड्थ इन्फिनिट है, ये किसने कह दिया आपको? क्या ख्याल है मुश्तबा? सर बैंडविड्थ इनफिनिट तो नहीं हो सकती, क्यों? इसकी अगर कोई ना कोई कंपोनेंट्स लिमिट। अगर कंपोनेंट्स इन्फिनिट है तो बैंडविड्थ इन्फिनिट नहीं होगी? सर असल में सर वो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। और सेम थ्योरेटिकली? कंपोनेंट्स रिपीट कर रहे होंगे तो नहीं, इंफॉर्मेशन रिपीट नहीं तो कर रहे। देखो ये एन है इंडेक्स, यहाँ एन चेंज करते रहो तो एफएम का मल्टीपल एन, ये तो आगे ही जाता जाएगा। सर थ्योरेटिकल तो हमने एज्यूम ही करना है, तो जब एज्यूम ही करना है तो फिर हो ही सकती होगी। मतलब कभी सुनने में नहीं आया कि नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। बैंडविड्थ इनफिनिट होगी। नहीं, यहाँ तो आ रही है ना। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, ये एक नंबर है 1 और एक नंबर है 2, इनके दरमियान कितने रियल नंबर हैं बताएं? इनफिनिटी। इन्फिनिटी। अगर बैंडविड्थ निकालूं तो क्या आएगी? 2 - 1 इनफिनिटी। 1। अच्छा 2 माइनस, ठीक है। तो बैंडविड्थ लिमिटेड हो सकती है ऑल्दो इट मे कंटेन इनफिनिट फ्रीक्वेंसीज। ठीक हो गया? ठीक। मगर ये मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई है, लेकिन लेकिन यहाँ जो कंपोनेंट्स हैं वो तो एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ एफएम है। फर्ज किया मेरे पास एफएम किसने बराबर है से 10 हर्ट्ज है, तो यार ये एन तो 1000 पर भी जा सकता है, तो फिर ये फ्रीक्वेंसी इंपल्स कहाँ जाएगी? 10,000 हर्ट्ज पर। नो 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 नो, मैटर इज नॉट दैट सिंपल। वाकई जो मैं समझ रहा था ना वो मसला है। बैंडविड्थ ये इन्फिनिटी शो कर रहा है। तो अब ये तो यार नुकसान हो गया। मैं तो एएम से इसलिए भाग रहा था कि वहाँ बैंडविड्थ डबल इस्तेमाल हो रही है, और ये एफएम में आकर मैं पहले तो खुश हो रहा था कि बैंडविड्थ बहुत कम इस्तेमाल होगी, और पता लगा नहीं जी ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, बैंडविड्थ तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। क्लियर है ये बात? मसला मसला तो क्लियर हो गया ना। यस सर। एक यस मसला सर। तो ये है, एक मसला तो ये है कि मैं आर्बिट्रेरी सिग्नल एम ऑफ टी के लिए कोई स्पेक्ट्रम फाइंड ही नहीं कर सकता। बहुत मुश्किल काम है। मैंने तो एक बड़ा सादा सा केस लिया था कि एम ऑफ टी को मैंने एक सिंगल टोन लिया था, सिंगल टोन मॉड्यूलेशन की मैंने, और उसका स्पेक्ट्रम निकालने के लिए भी मुझे इतने पापड़ बेलने पड़े कि मुझे पहले उसको बेस बैंड सिग्नल में निकालना पड़ा, फिर उसको मुझे इन टर्म्स ऑफ बेसल फंक्शन उसके फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकालने पड़े, और फिर जब मैंने उसको वापस पुट किया मॉड्यूलेटेड सिग्नल के एक्सप्रेशन में, तो मेरे पास जो सिग्नल आया उसमें इनफिनिट कंपोनेंट्स मौजूद थे। तो स्पेक्ट्रम क्या नजर आया? इनफिनिट। अभी मैंने ये सादा तरीन केस किया है ऑफ सिंगल टोन ऑफ मैसेज। अगर मैं आपकी स्पीच सिग्नल डाल दूं इधर तो ये तो मुसीबत बन जाएगी स्पेक्ट्रम निकालना। वी आर अप्रिशिएटिंग द प्रॉब्लम। यस सर। ओके, तो थोड़ा सा बेसल फंक्शन की बात कर लें। वो कहता है ठीक है अभी अभी परेशान ना हो, अभी देखें स्पेक्ट्रम जो भी है उसको कोफिशिएंट तो निकाले ना, डेल्टा एफ माइनस एफ सी माइनस एन एफ एम और डेल्टा एफ प्लस एफ सी प्लस एन एफ एम। इससे मुझे लोकेशन तो पता लग गई है, लेकिन उसकी हाइट क्या होगी वो ये बेसल फंक्शन बताएगा। तो वो कहता है बेसल सर ये फंक्शन बेसिल ना, फंक्शन एक बार बता दें। हाँ बेसल फंक्शन कोई भी फंक्शन है, जैसे जैसे स्ट्रेट लाइन एक फंक्शन है, ठीक है, जैसे कॉज एक फंक्शन है, जैसे एक्सपोनेंशियल एक फंक्शन है, उसी तरह बेसल फंक्शन भी एक फंक्शन है। ठीक है, और उसका एक्सप्रेशन क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे पास टेबुलेटेड फॉर्म में ये फंक्शन मौजूद है। तो जे एन ऑफ बीटा, दिस इज द फंक्शन ऑफ बीटा। तो अगर मैं बीटा बढ़ाऊं, नंबर लाइन पर बीटा की वैल्यू बढ़ाऊं, तो जे बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर 0 जो है ना वो इस तरह वेरी करता है।
ऑफ ऑर्डर 1 जो है ना वो इस तरह वेरी करता है, और ऑर्डर 2 जो है ना वो इस तरह वेरी करता है, ऑर्डर 3 इस तरह वेरी करता है। यानी एक फंक्शन है जो किसी ने मुझे टेबुलेट करके प्लॉट करके दे दिया। ठीक है, ठीक है सर। इसका इतना ही काम है। यानी वो एक्चुअली उसका फार्मूला कोई है या नहीं है वो मेरा काम नहीं है, मुझे किसी ने ये प्लॉट करके दे दिया है, इसकी वैल्यूज निकाल के दे दी है। आई एम जस्ट एन एंड यूजर और मैं इसकी वैल्यूज को यूज करूंगा। तो कैसे यूज करूंगा? मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया है मेरे स्पेक्ट्रम का, और उसमें मुझे पहली टर्म की एम्पलीट्यूड चाहिए। तो जो भी मॉड्यूलेशन इंडेक्स मैं यूज कर रहा हूँ, मैं क्या मॉड्यूलेशन इंडेक्स यूज कर रहा हूँ? व्हाट इज माय मॉड्यूलेशन इंडेक्स? delta f by fm. And what is delta f? That is kf into am. और am और fm क्या है? ये मेरे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यानी मैसेज सिग्नल के एट्रीब्यूट्स है इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, ओके सर। तो अगर मेरे मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो बीटा ज्यादा हो जाएगा, और अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो बीटा कम हो जाएगा। सो बीटा इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय मैसेज। क्लियर है ये बात? Yes. तो जो भी मैं मैसेज सिग्नल लूंगा वो मुझे डिक्टेट करेगा व्हाट इज द बीटा। बट एक दफा मैंने मैसेज सिग्नल फाइनल कर लिया तो बीटा भी फाइनल हो गया। ठीक है, तो अब मैं पहला कंपोनेंट निकालूंगा, तो मैं कहूंगा पहला कंपोनेंट क्या है, से J0 ऑफ फॉर एग्जांपल माय बीटा इज 2, मैं इधर 2 लगा दूं। तो पहले कंपोनेंट का मुझे ये वैल्यू चाहिए, और दूसरे कंपोनेंट की क्या वैल्यू चाहिए? J1 ऑफ 2। तीसरे कंपोनेंट की क्या वैल्यू चाहिए? J2 ऑफ 2। चौथा कंपोनेंट क्या है? J3 ऑफ 2। समझ आ रही है ना बात? यहाँ इसमें मुझे मैं n चेंज करता जा रहा हूँ इस इंडेक्स के साथ, तो अगला कंपोनेंट आ जाएगा, फिर n चेंज करूंगा तो अगला कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है ना? Yes, sir. ओके, तो अब इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी? वो मेरे पास ये मौजूद है, प्लॉट मौजूद है। तो ये है 2, बीटा की वैल्यू है 2। तो यहाँ मैं एक लाइन ड्रा कर देता हूँ, ये सीधी लाइन जो भी है। ठीक है, तो J0 ऑफ 2 कहाँ पर क्रॉस कर रहा है इसको? यहाँ पर ये वैल्यू आ गई, ये तकरीबन 0.3 समझ लो। J1 ऑफ 2, J1 का कर्व ये है, और 2 पर लाइन ये इसे यहाँ क्रॉस कर रही है, तो ये समझ लो 0.5 आ गई। और J2 ऑफ 2, ये J2 वाला कर्व है और इस लाइन को ये यहाँ क्रॉस कर रहा है, तो समझो ये 0.38 आ गई। और J3 वाला ये है, और ये इसको यहाँ क्रॉस कर रहा है 2 पर, तो ये है 0.1। अब समझ आ गई कैसे फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स निकालने हैं बेसल फंक्शन से? Yes, sir. ओके, अच्छा, ये बेसल फंक्शंस की ना कुछ प्रॉपर्टीज भी हमें बता रहा है, जिसकी वजह से काम हमारे लिए आसान हो जाएगा। क्या सर प्रॉपर्टी ये हमने बताता सारी है? वैल्यूज 2 पे क्यों ली थी? क्या सारी क्या? वैल्यूज हमने J0 भी 2 पर, J1 भी 2 पर, हाँ हाँ, क्वेश्चन क्या है तो जरा हमने मुझे इसकी जरा। जगह सर J0 ऑफ हमने 3 क्यों नहीं लिया? वो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि अगर बीटा की वैल्यू 2 है तो, ठीक है सर। क्योंकि बीटा तो एक दफा फाइनल हो जाएगा ना। मसलन मैंने मैसेज सिग्नल ये लिया ना, व्हाट इज माय बीटा? बीटा क्या है? डेल्टा एफ ओवर एफ एम, Yes, sir. विच इज इक्वल टू के एफ ओ ए एम ओवर एफ एम। Yes, sir. अब ये आप एक दफ़ा यूज़ करेंगे, फिक्स लेंगे किसी सिस्टम के लिए, और ये मैसेज आपने जो भी यूज़ किया वो बताएगा, और ये मैसेज आपको बताएगा। एक दफ़ा आपने मैसेज अपना फाइनल कर लिया कि मैंने ये मैसेज भेजना है, तो AM भी कांस्टेंट है और FM भी कांस्टेंट है, एंड दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ बीटा। नाउ ठीक. बीटा इज एक्टिंग एज अ कांस्टेंट ना, तो यहाँ पर कोफिशिएंट्स में आपको चाहिए
ये यहाँ आप इसको जे एन ऑफ बीटा चाहिए ना, बीटा तो कांस्टेंट है, ओनली एन इज चेंजिंग, ओके सर। तो इसलिए आप एन की वैल्यू डालते जाएंगे तो अगली टर्म की वो कोफिशिएंट आता जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज ने कही है, कहता है अगर मैं एन ऑड है तो ये ऑड सिमेट्रिक जो है ना नंबर होगा, और अगर इवन है तो इवन सिमेट्रिक है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसने फार्मूले में तो खैर लिख दी है ये बात, लेकिन इसका मतलब ये है कि जे टू ऑफ बीटा की वैल्यू क्या होगी, जे माइनस टू और बीटा की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, और Yes. इवन है ना, तो जे फोर ऑफ बीटा और जे माइनस फोर ये भी सेम होंगी। और अगर मैं ऑड नंबर लूं तो जे ऑफ थ्री ऑफ बीटा क्या होगी, वो जे माइनस थ्री की माइनस वैल्यू होगी। ये ऑड सिमेट्री है, तो ऑड नंबर में ऑड सिमेट्री है और इवन नंबर में इवन सिमेट्री है। Yes. इसी तरह ये कह रहा है कि ये शुरू के दो जो है ना, ये इनकी जे नॉट और जे वन बीटा की ये वैल्यूज हैं, और उससे ऊपर जो है ना, एन से ऊपर अगर मैं चले जाऊं तो तकरीबन जीरो ही हो जाते हैं, और विच इज़ वेरी मच क्लियर फ्रॉम हेयर। ये देखो बिल्कुल जीरो के पास अगर मेरे बीटा की वैल्यूज है ना, तो ये वाले जो फंक्शन है ना, जे टू थ्री फोर और जो भी है वो तकरीबन जीरो ही है। ये देखें शुरू में तक जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं ना, और ये जो जे नॉट वाला है देखो इस मैक्सिमम वैल्यू पर है। तो इसने ये कहा है कि अगर बीटा बहुत छोटा है तो सिर्फ शुरू के दो कंपोनेंट्स है ना वो सिग्निफिकेंट हैं, बाकी सब जीरो ही हैं। तीसरी बात जो उसने की है कि सारे जो नंबर्स अगर मैं ऐड कर लूं और उनका स्क्वायर लूं तो वन आएगा। कहाँ ऐड करने हैं, कहीं भी मैं कोई लाइन ड्रा कर लूं फॉर एनी गिवन बीटा, फॉर एनी गिवन बीटा मैं ये लाइन ड्रा कर लूं, एक बीटा की वैल्यू ले ली, इस बीटा पर मैं ये वैल्यू ले लूं, ये वैल्यू ले लूं, ये वैल्यू ले लूं, ये वैल्यू ले लूं, और इन सब का स्क्वायर करके ऐड कर दूं ना तो जवाब आएगा वन। ये कह रहा है इन सब वैल्यूज का स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा तो जवाब वन आएगा किसी भी जगह पर। यहां पर मैं ये कर लूं ना काम, यहां भी यही जवाब आएगा। इन सब वैल्यूज का स्क्वायर लूं ना तो वन ही जवाब, यहां भी यही करूंगा ना तो इन सब वैल्यूज का स्क्वायर लूं ना तो जवाब आएगा वन। समझ आ गई ये बात? Yes, sir. इसका मतलब पता है Yes, क्या sir. है, थोड़ा सा सोचो तो। इसका मतलब ये है कि ये पार्ट्सवेल थ्योरम के साथ रिलेटेड है कि सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स की जो एनर्जी है ना वो आपकी, समझो कि कंपोनेंट्स की एनर्जी में मिलाऊं तो आपकी टोटल एनर्जी बन जाएगी। क्योंकि जे एन क्या बता रहा है आपके, ये कोफिशिएंट्स बता रहा है फोरियर सीरीज के। और ये जे और पावर क्या होती है सिग्नल में, ए सी स्क्वायर बाय टू। किसी भी सिग्नल की पावर साइनोसॉइडल की यही निकाली थी ना, लास्ट लेक्चर में भी हमने शायद डिस्कस किया था। Yes, sir. Yes, sir. ओके, यही लिखा हुआ है इसने ये। सर काफी है सर अच्छा काफ़ी टाइम हो गया और हमारा, ठीक है चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में ना हम बात करेंगे इस पर। ये खुद भी पढ़ लेना ज़रा, ठीक है, और वो जो सवाल मैंने आपको दिया ना पीरियोडिसिटी वाला, ज़रा थोड़ा सा गौर कर लेना। यस सर असाइनमेंट भी अपलोड की हुई है, क्विज भी हमने लेना है, तो ज़रा थोड़ी सी मेहनत भी कर लो, ठीक है, जो सवाल मैंने असाइनमेंट में दिए। अगर कोई सवाल नहीं समझ आता, फंस जाते हो, तो मुझे ईमेल कर दो, मैं भी वो ट्राई कर लूँगा सवाल, ठीक है। ओके सर ओके ओके। अच्छा कितने बंदे आए हुए हैं? 18। यार जब 17 मुझे, है, ओके, और टोटल कितने हैं हमारी क्लास में? 22 अप्रोक्सीमेटली। अच्छा तो कौन नहीं आया हुआ? उजैर आया हुआ, सुलेमान, Yes, sir. शिराज, यस सर। शाजेब,
वकास Yes, वकास sir. नहीं आया? ओके, उमर Yes, हयात, sir. उमर फारूक, Yes, sir. Yes, sir. मजर आया हुआ, Yes, sir. मजर आया सर. खुनशान, हसाम, हमजा, Present, sir. Kunshan. खुरम, हसन अली, Sir. Yes, sir. फहद इफ्तिखार, Present, sir. रिदवान, अफान। Present, Yes, sir. sir. चलो ठीक हो गया। आइए सबको कह दो यार, कम से कम ना अटेंडेंस लगा लिया करें, आ जाया करें क्लास में, ऐसे मुफ्त के नंबर ना जाया करो, ठीक है? जी सर। सर लेक्चर में होते हैं। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।